नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कार्तिक भारद्वाज और आपका स्वागत है हमारे चैनल वीएन स्टडी एकेडमी पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं ग्रोइंग अप एज ए लर्नर यानी अधिगमकर्ता के रूप में विकास, जिसकी अभी यूनिट 1 चल रही है। इस यूनिट में हमने पहले भी 4 वीडियोस अपलोड करी हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करें और उन वीडियोस को ज़रूर देखें। हमने हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिछड़ा बालक के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं पहले पिछड़ा बालक के बारे में। इस वीडियो में हम पिछड़ा बालक, उनकी परिभाषाएं, समस्याएं क्या क्या होती हैं और विशेषताएं ये भी पढ़ेंगे, और बालकों के पिछड़ेपन के क्या कारण हैं इनके बारे में जानेंगे, और पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए ताकि वो सामान्य बालक बन सकें या प्रतिभाशाली बालक बन जाएं। ठीक है, सुधार तो हर किसी में संभव है, तो इनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी हो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, बिना कोई समय गवाए हम शुरू करते हैं और पहले जान लेते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। देखिए, यूनिवर्सिटी आपसे इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के अलग अलग तरीकों से पूछ सकती है। पहले उसने पूछा आपसे 2007 में कि शिक्षा में शैक्षिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए क्या क्या उपचारात्मक कार्यक्रम होने चाहिए, मतलब उनके समाधान के लिए किस किस तरीके के कार्यक्रम होने चाहिए। फिर आपसे 2016 में काफ़ी साल बाद और आपसे पूछा कि पिछड़े बालकों की समस्याएं कौन कौन सी हैं। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, फिर एक और पूछ लिया शॉर्ट क्वेश्चन में कि पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं लिखी हैं, है ना। इस वीडियो में हम इनके बारे में बताएंगे। और फोर्थ में आपसे पूछा कि पिछड़े बालकों की शिक्षा हेतु प्रशासनिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। 2019 में आपसे लॉन्ग में पूछा गया ये। तो इन सभी को हम डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं पहले पिछड़ा बालक के बारे में। देखिए, पिछड़ा बालक यानी कि बैकवर्ड चाइल्ड, जिसे हम इंग्लिश में बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्येक विद्यालय अथवा कक्षा में ऐसे बालक होते हैं जो अपनी कक्षा का औसत कार्य नहीं कर पाते हैं, यानी क्लास में जो वर्क्स मिले होते हैं उन सभी को पूरा नहीं कर पाते, ना वो ठीक से पढ़ पाते हैं ना ठीक से लिख पाते हैं। जैसे कि एक सामान्य बालक को करना चाहिए वो ऐसा नहीं कर पाते। इसका मतलब है उनकी बुद्धि लब्धि औसत बालकों से भी कम होती है। ऐसे ही बालकों को हम क्या कहते हैं, पिछड़ा बालक कहते हैं। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के आधार पर पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि 95 यानी 95 से भी कम होती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि पिछड़े बालकों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 95 से भी कम होती है। तो पिछड़े बालक क्या है? पिछड़े बालक वे बालक होते हैं जो अपने कक्षा का औसत कार्य भी भली भांति ना कर पाए। ठीक है, फिर पिछड़े बालकों की परिभाषाएं आती हैं। देखिए, अलग अलग लोगों ने, है ना, विद्वानों ने इनके अपने अनुसार अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जिसमें से कुछ मुख्य निम्न है। पहली है सिरिल बर्ट के शब्दों में। सिरिल बर्ट कहते हैं कि पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यानी जो जिस क्लास में है ना, वो अपनी आयु से 1 साल वाले बच्चे का कार्य भी ठीक से ना कर पाए, उसे भी करने में असमर्थ रहे। तो सिरिल बर्ट ने ऐसे पिछड़े बालक की परिभाषा दी है। फिर सोनल कहते हैं कि पिछड़ा बालक वह है जो आयु में अन्य बालकों की तुलना में अत्यधिक शैक्षणिक दुर्बलता का परिचय देता है, यानी कि वो पढ़ाई में कमजोर है अपनी आयु के बालकों की तुलना में। फिर बर्टन हॉलिके ने कहा कि सामान्यतः पिछड़ेपन का प्रयोग उन बालकों के लिए होता है जिनकी शैक्षणिक उपलब्धि उनकी स्वाभाविक योग्यताओं के स्तर से कम हो, यानी जो योग्यताएं उनमें होनी चाहिए उनके अनुसार उसकी उपलब्धियां नहीं है शिक्षा के क्षेत्र में। उन्होंने, बर्टन हॉल ने उन्हीं को पिछड़ा बालक कहा। फिर आप जानते हैं पिछड़े बालकों की विशेषताएं क्या क्या हैं और इनकी समस्याएं क्या हैं, इनके बारे में जानते हैं, जो कि आपसे शॉर्ट में पूछा गया है। ठीक है, पहला, बुद्धि लब्धि कम यानी आईक्यू कम होने के कारण पिछड़े बालकों को सीखने की गति अत्यंत धीमी होती है। यानी क्योंकि इनकी बुद्धि लब्धि कम होती है, इसी वजह से किसी भी विषय वस्तु को काफ़ी ज़्यादा समय में सीखते हैं और इनकी गति बहुत धीमी होती है। दूसरा पॉइंट है, पिछड़े बालक सामान्य बालकों के पाठ्यक्रम से लाभ उठाने में असमर्थ रहते हैं। यानी जो पाठ्यक्रम सामान्य बालकों के लिए निर्धारित होता है, पिछड़ा बालक उन्हें ठीक से नहीं समझ पाता, नहीं कर पाता, अर्थात वो उस पाठ्यक्रम से यानी करिकुलम से लाभ नहीं उठा पाता। ये इनकी एक समस्या है।
तीसरा है पिछड़े बालक मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, अस्वस्थ होते हैं। यहाँ स्वस्थ की जगह अस्वस्थ आएगा, माफ कीजिएगा, स्वस्थ की जगह अस्वस्थ आएगा। वह विद्यालय में समायोजन नहीं कर पाते तथा उनकी मानसिक स्थिति असंतुलित रहती है। यानी पिछड़े बालक मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं रहती है और वो जो अपनी कक्षा के और बालक होते हैं ना, उनके साथ एक सामंजस्य बैलेंस बनाकर नहीं रख पाते और उनसे पिछड़ जाते हैं, इसीलिए उन्हें हम पिछड़ा बालक भी कह रहे हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। फिफ्थ पॉइंट, पिछड़े बालक अपनी कक्षा में निम्न स्तर यानी छोटे स्तर के कार्य होते हैं उन्हें करते हैं क्योंकि इनमें सोचने समझने की क्षमता कम होती है। देखिए हमने बताया था प्रतिभाशाली बालक कठिन कार्यों को चुनते हैं, जबकि जो पिछड़े बालक होते हैं वो छोटे यानी आसान कार्यों को चुनते हैं। सेवेंथ है पिछड़े बालक अपने जीवन में निराशा का अनुभव करते हैं क्योंकि देखिए ये कार्य किसी को ठीक से कर नहीं पाते। अब जब ये काम कोई ठीक से नहीं कर पाएंगे तो इनके बड़ों के द्वारा, अध्यापकों के द्वारा इन्हें डांटा पीटा जाएगा, जिस वजह से इन्हें अपने जीवन में निराशा फील होती है कि मैं ये काम नहीं कर पा रहा, अपने मन में गिलानी फील होती है। सेवेंथ पॉइंट बनता है पिछड़े बालकों को सदैव दूसरों की मित्रता और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। देखिए ऐसे बालक जो होते हैं ना, जो किसी भी काम को ठीक से ना कर पाए, जो पिछड़े बालक होते हैं, इन्हें चाहिए होता है कि इनका कोई ऐसा मित्र हो जो इनके हमेशा सहायता कर सके, या कोई काम ठीक से ना हो पाए उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। तो पिछड़े बालकों को हमेशा दूसरों की मित्रता चाहिए और सहानुभूति चाहिए, जो कि उनके लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। और इसका आठवां पॉइंट है अधिकांश पिछड़े बालकों की प्रवृत्ति समाज विरोधी कार्य करने की होती है। देखिए अब समाज विरोधी हम यहाँ क्यों कह रहे हैं, पहले समझते हैं। अब समाज क्या करता है, वो सामान्य बालकों की भांति व्यवहार करता है हर प्रत्येक बालक से। प्रतिभाशाली बालकों से थोड़ा और अच्छा व्यवहार करता है और सामान्य बालकों से तो सामान्य की तरह व्यवहार करता ही है। अब जब उनका पिछड़े बालकों से सामना होता है तो वो उन्हें एक हीन दृष्टि से देखते हैं, मतलब समझते हैं कि इसके बस की कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएगा। अब जब वो समाज को अपने प्रति ऐसा पाते हैं बच्चे, तो वो उनसे इज्जत पाना चाहते हैं पर उन्हें मिलती नहीं है, तो वो ऐसे कार्य को करने लगते हैं जो समाज के विरोधी होते हैं, क्योंकि समाज ने पहले उन्हें ठुकराया, अब वो समाज को ठुकराते हैं। फिर है बालक के पिछड़ेपन के कारण। अब बालक पिछड़ता क्यों है, इसके कुछ कारण होते हैं, ठीक है। अब उन्हीं कारणों के बारे में पहले हम जानते हैं। पहला कारण है सामान्य बुद्धि की कमी। सामान्यतः पिछले बालकों में सामान्य बुद्धि की कमी होती है, या पिछले बालकों की जगह पिछले बालकों आएगा, ठीक है। यहाँ पे सामान्यतः पिछड़े बालकों में सामान्य बुद्धि की कमी होती है। अब सामान्य बुद्धि की कमी होने की वजह से ही उनकी मानसिक योग्यताएं औसत बालकों से बहुत कम होती है। फिर है शारीरिक कारण। शारीरिक कारण में इनके शरीर की दुर्बलता, यानी जिन बालकों में शारीरिक दोष होते हैं, कोई रोग होता है, वो बालक भी पिछड़ जाते हैं सामान्य बालकों की तुलना में। अब ये कौन कौन से दोष हो सकते हैं, पहला है आंखों से कम दिखाई देना। मान लीजिए किसी बच्चे को आंखों से कम दिखाई दे रहा है, इसका तो इलाज है वो चश्मा वगैरह लगा ले, पर गरीबी की वजह से वो चश्मा नहीं लगा पा रहा, तो वो पिछड़ जाएगा। कक्षा में जो बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी है, उनसे वो नहीं समझ पाएगा। या फिर वो बहरापन हो, ऊंचा सुनता हो, हकलाता हो, ठीक है, तुतलाता हो, तो ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, वो कटे कटे रहने लगते हैं, दूर रहते हैं सामान्य बालकों से, क्योंकि सामान्य बालक क्या करते हैं, उनकी मजाक उड़ाते हैं। आपने देखा होगा आसपास आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा होगा जो दूसरे की मजाक उड़ाता होगा, तो आपको पसंद नहीं होगा वो सब। ये अत्यधिक दुर्बल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, और इन दोषों के कारण बालक अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता और अपने आयु के औसत बालकों से पिछड़ जाता है। यानी कि जो उसकी कक्षा में औसत बच्चे होते हैं ना सामान्य वर्ग के, वो उन्हें उनके जैसा नहीं बन पाता और उनसे पिछड़ जाता है, क्योंकि कार्य वो ठीक से कर नहीं पा रहा, उसमें शारीरिक विकार है, कमी है। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है परिवार का वातावरण, क्योंकि जैसा वातावरण मिलता है वैसा ही बच्चा फील करता है, अनुभव करता है। देखिए बालक के पिछड़ेपन पर परिवार के वातावरण का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जिन परिवारों में सदैव लड़ाई झगड़ा व कलह आदि रहते हैं, ये हमने अपनी भाषा में लिख दिया, कलह आदि रहते हैं, तो माता पिता वहाँ के अशिक्षित होते हैं, या फिर और बालक पर माता पिता का कठोर नियंत्रण होता है, या परिवार में गरीबी होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है, परिवार में गरीबी होती है, उन परिवारों के बालक पिछड़ जाते हैं। और यही लक्ष्य है कि गरीबी को भगाना है और हमें कुछ करके दिखाना है, तो इन परिवारों के बालक भी पिछड़ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है बालक के पिछड़ने का। फिर है विद्यालय का वातावरण। देखिए बालक के पिछड़ेपन का
विद्यालय के वातावरण से भी प्रभाव पड़ता है। यदि पाठ्यक्रम यानी जो आपका करिकुलम है बच्चे के अनुसार ना हो, तो शिक्षक की शिक्षण विधि सही नहीं हो, या विद्यालय में प्रशिक्षित और योग्य अध्यापक ना हो, यानी कि ऐसे अध्यापक ना हो जो बच्चे को ठीक से पढ़ा पाए। इसके अलावा पुस्तकालय, प्रयोगशाला और शारीरिक क्रियाओं की व्यवस्था ना हो, यानी बुक कॉलेज जो है आपके यहाँ बुक्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, आपके लिए प्रयोगशाला नहीं है, लैबोरेटरीज वगैरह, और आपसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं कराई जा रही, तो क्या है आपके मानसिक विकास ठीक से नहीं हो पाएगा। इस अवस्था में क्या होगा, बच्चा पिछड़ जाएगा, उसका विकास रुक जाएगा। फिर इसके अलावा पिछड़ेपन के बहुत से अनेक कारण हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। जैसे आप चाहो तो इन क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए इसके आंसर को आप इनकी भी हेडिंग बनाकर लिख सकते हैं। जैसे रुचि का अभाव, जिस बच्चे की पढ़ाई में रुचि ना हो वो पिछड़ जाएगा। फिर पास पड़ोस का वातावरण, कैसा वातावरण है उसके अनुसार बच्चा अपने आप को ढालता है। फिर है कुसंगति, यानी संगति, आज उसके जो मित्र हैं वो अच्छे नहीं है, कुसंगति है। कक्षा से भाग जाना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं बंक मार के बाहर घूमते रहते हैं। हम भी अपने आसपास के कॉलेजेस में देखते हैं तो बच्चे घूमते रहते हैं, जहाँ हम पढ़ाने वगैरह जाएंगे तो बच्चे हमें घूमते मिलेंगे। अब वो क्या है, जब वो सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो वो पिछड़ जाएंगे क्योंकि वो कक्षा से भाग गए हैं। फिर बालक के स्वभाव संबंधी दोष, मतलब कुछ बालक कैसे होते हैं, चिढ़ते हैं, है ना, या उनके मन में डर होता है कि ऐसा कहूँगा तो क्या होगा, वो अपने डाउट्स ही नहीं पूछ पाते हैं टीचर से, जो कि बहुत बड़ा कारण है बालक के पिछड़ने का। कि अगर उस बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आई, उसने अध्यापक से नहीं जानना चाहा उसे दोबारा डर की वजह से, तो ये उसके स्वभाव के संबंधित दोष हैं। फिर है पिछड़े बालकों की शिक्षा व्यवस्था। अब आपने जान लिया कि पिछड़े बालक क्या हैं, उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं, उनके पिछड़ने के कारण क्या हैं। अब इन सभी कारणों को ध्यान में रखते हुए अब उनकी शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए हम यहाँ पर वो जानेंगे। देखिए, पिछड़े बालक को यदि उचित प्रोत्साहन दिया जाए तो उनमें से बहुत से बालकों की सामान्य बालकों की श्रेणी में लाया जा सकता है। अगर हम उनका साथ दें तो धीरे धीरे उनके स्वभाव में, हाव भाव में, सब में परिवर्तन आएगा और पिछड़ा बालक भी सामान्य बालक की भांति बन जाएगा। देखिए, संभव है आजकल पिछड़ेपन के क्षेत्र में बहुत से अनुसंधान व कार्य किए जा रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि पिछड़े बालकों में की प्रगति भी संभव है। पिछड़े बालकों की प्रगति के लिए कुछ कार्य हैं जो कि हमने नीचे बताए हैं, इनके बारे में जानते हैं। पहला, विशिष्ट विद्यालय, है ना, ऐसे बच्चों के लिए अलग से विद्यालयों की व्यवस्था हो। अब हम पिछड़े बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा देंगे तो वह और भी पिछड़ जाएंगे। कैसे, सामान्य बालक तो किसी भी चीज़ को जल्दी से सीख लेंगे, अब पिछड़े बालकों में क्या है, किसी भी विषय वस्तु को समझने में समय लगता है। अब वो ऐसे बालकों के साथ पढ़ रहा है जो उस चीज़ को जल्दी समझ पा रहे हैं और वो धीमा, तो एक तो उसके मन में ये भावना उत्पन्न होगी कि मैं पीछे क्यों हूँ, मैं क्यों नहीं समझ पा रहा। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें अलग प्रकार के विद्यालयों की व्यवस्था करनी चाहिए और उनके पिछड़ेपन को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी विधियों का प्रयोग हो जो उनके लिए उपयोगी हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट, विशिष्ट कक्षाएं, यानी ऐसी कक्षाएं बनाई जाएं जो बालक के विकास में सहायता करें, क्योंकि ऐसे बालक जो होते हैं ना वो लगातार असफल होते रहते हैं। अब असफल होने की वजह से उनमें चिंता का स्वभाव और झगड़ालू स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। अब इन सभी को दूर करने के लिए अलग प्रकार की कक्षाओं की व्यवस्था की जाए, जिसके माध्यम से इनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति सुधर जाए और उनके पिछड़ेपन में सुधार हो, यानी विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था हो। आगे पॉइंट आता है विशिष्ट पाठ्यक्रम। देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऐसा होता है, हम भी, आप भी, आपने भी अनुभव किया होगा कि समय बीतता जाता है पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ सिलेबस तो छूट ही जाता है भाई। अब पिछड़े बालकों के साथ भी ऐसा ही होता है। हम तो प्रतिभाशाली या सामान्य बालकों की श्रेणी में आ रहे हैं, पर पिछड़े बालकों की शिक्षा में जो है ना रुचि बहुत कम होती है। इन बालकों के लिए सरल यानी आसान और छोटा पाठ्यक्रम, यानी सिलेबस कम से कम हो, उसका निर्माण होना चाहिए तथा यह पाठ्यक्रम उनकी क्षमताओं के अनुसार हो, जिससे यह देश के लिए उपयोगी हो और वो जो पिछड़े बालक हैं वो एक कुशल नागरिक बन जाए, उनकी जीवन स्थिति सुधर जाए। फिर इसके बाद है विशिष्ट शिक्षक। देखिए, हर किसी को एक ऊंचे दर्जे पर ले जाने के लिए एक शिक्षक की व्यवस्था
है ना। एक शिक्षक का बहुत बड़ा योगदान है हर फील्ड में। आज आप जिस लायक हैं आपको शिक्षक ने बनाया, आपके कोई अच्छे टीचर होंगे। हम जिस लायक हैं हमें भी शिक्षक ने बनाया, और आपके बच्चे या ये पिछड़े बालक जो भी जिस लायक बनेंगे उसके लिए एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो विशिष्ट प्रकार के शिक्षक हों जो योग्य हों, प्रशिक्षित हों, उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को समझ पाएँ कि पिछड़े बालक की मनोवैज्ञानिक स्थिति क्या है, और उनके स्थिति के अनुसार उनको शिक्षा दें। उनका ये स्वभाव हिंसक प्रवृत्ति का ना हो। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसे शिक्षकों का प्रभाव हिंसक प्रवृत्ति का ना हो, यानी कि उन्हें किसी भी चीज़ पर जल्दी गुस्सा ना आए, क्योंकि एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सहनशील होना, और आज के समय में तो और भी ज़्यादा। फिर इसके बाद है विशिष्ट शिक्षण विधि। अब पिछड़े हुए बालकों के लिए एक ऐसी शिक्षण विधि हो जिसमें निम्न विशेषताएं हों। पहला, शिक्षण की गति धीमी हो, है ना, यानी किसी भी विषय वस्तु को जल्दी से ना समझाया जाए, धीमा धीमा स्टेप बाय स्टेप समझाया जाए। फिर है पाठ की पुनरावृत्ति यानी रिवीजन, अर्थात दोहराना बार बार किया जाए। यानी अगर आपने आज कोई बात समझाई है तो कल को उस टॉपिक को पढ़ाने से पहले ये आपको सामान्य और प्रतिभाशाली सारे बच्चों के साथ करना होगा, क्योंकि आप एक टीचर बनेंगे। तो बालक को कुछ नया पढ़ाने से पहले उसको पहले का अभ्यास कराया जाए, उसको रिवीजन कराया जाए। फिर शिक्षण में उपयोगी सामग्री का प्रयोग किया जाए। जैसे अभी आप मैक्रो टीचिंग में जानेंगे, आपका वाइवा वगैरह होगा फर्स्ट ईयर में, कि पहले आपको बच्चे को समझाना होगा कि आप आखिर ये क्या है। मतलब आप 4-5 क्वेश्चन बाहर के पुटअप करेंगे, फिर उसको उस पॉइंट पर लाएंगे। तो ऐसी सामग्री का प्रयोग करेंगे आपको, चाहे वो आपके आसपास की हो या आपके हाथ में आप कोई मॉडल वगैरह ले जाएं, जो शिक्षण में उपयोगी हो। ठीक है। फिर पिछड़े बालकों के लिए करके सीखने पर बल दिया जाए, मतलब एक्टिविटीज़ पर बल दिया जाए। पहले एक्टिविटीज़ कराई जाएं, उनसे कहा जाए आप ऐसा कीजिए और फिर सीखिए। फिर इसके बाद है शारीरिक क्रिया पर बल दिया जाए, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कराई जाएं। फिर परीक्षा प्रणाली व मूल्यांकन, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पिछड़े बालकों के लिए परीक्षा की प्रणाली कैसी हो और उनका मूल्यांकन कैसे किया जाए, इसके बारे में भी जानते हैं। देखिए, पिछड़े बालकों के लिए परीक्षा में मूल्यांकन करने के लिए एक विशेष प्रकार की विधि बताई गई है, जिसमें प्रश्न पत्रों को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जाए। यानी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी पिछड़े बालकों को आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछने हैं, और उनके प्रश्न पत्र में सरल भाषा का प्रयोग भी किया जाए। ठीक है। और परीक्षा के समय का निर्धारण बालकों की गति के अनुसार किया जाए, और बालकों की रुचियों का विशेष ध्यान रखा जाए। यानी बालकों से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएं, एक सरल लैंग्वेज हो, इजी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाएं, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग ना किया जाए। और जो बच्चे हैं ना, उनकी गति, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं फास्ट लिख लेते हैं, कुछ बहुत धीमा धीमा लिख पाते हैं, पढ़ने का अधिकार उनका भी है। तो बालकों की गति के अनुसार समय का निर्धारण किया जाए, हो सके तो पेपर कुछ लंबे समय तक लिए जाए या फिर कुछ क्वेश्चंस कम कर दिए जाएं। इस प्रकार से परीक्षा प्रणाली की जाए और उसी के अनुसार उनका मूल्यांकन यानी अंक दिए जाएं। तो इसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे निष्कर्ष, और आपको हर क्वेश्चन में निष्कर्ष जरूर लिखने हैं। इस प्रकार इन सभी शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा विधियों को अपनाकर बालक के पिछड़ेपन में सुधार कर सकते हैं। एक शिक्षक इन सभी को अपनाए और बालक को पिछड़ापन जो है उसको सुधार कर उसको सामान्य श्रेणी में तो कम से कम ले ही आए। इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है कि बालक को समझा जाए। देखिए, किसी को भी कुछ सिखाने के लिए पहले उसको समझना आवश्यक है। हमें ये जानना जरूर आवश्यक है कि बालक की मानसिक स्थिति क्या है। आप जाकर किसी को अपनी भाषा में समझाना शुरू कर दें, अब वो उस चीज़ को समझने के कैपेबल ही ना हो, मतलब ना समझ पाए, है ना, तो क्या फ़ायदा आपके समझाने का। तो पहले बालक को समझा जाए, उसकी मानसिक स्थिति को जाना जाए, और उसके उपरांत इसके बाद में ही हम उसकी कमियों के अनुसार उसको शिक्षा देंगे। तो आप एक टीचर बनेंगे, और टीचर बनने के लिए सबसे ज़रूरी यही आवश्यक है कि पहले बालक को समझे, उसके बाद उसकी कमियों को दूर करें। पहले पता तो हो क्या कमियां हैं। ठीक है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आप हमें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें बताएं कि हम आपके लिए और किन टॉपिक्स पर वीडियो लाएं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।